हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट्स गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, गुप्त साम्राज्य से संबंधित मेरी दो वीडियोस आएंगी। फर्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स इनकी प्रारंभिक जानकारी और इनके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो इसके प्रशासन, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी कला और इसके जो मतलब समाज और इसको जो स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा प्राचीन भारत का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, इसको शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जो कि लिखा हुआ है हमारा परिचय। तो स्टूडेंट्स, गुप्त साम्राज्य का मतलब कि परिचय से शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसको हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या था कि जो मौर्य साम्राज्य, जो प्राचीन भारत के जो एक विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद कोई भी एक बड़ा इतना बड़ा गैप मतलब कि जो गुप्त साम्राज्य आया था मतलब विशाल साम्राज्य, लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद कोई बड़ा साम्राज्य विस्तृत रूप से हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य के बाद जो कि ब्राह्मण वंश आए वो छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे। फिर उसके उन पर जो विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया वो भी वो छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपने पढ़ाई है कि जो कैसे कि मतलब आए कि शक आए, कुषाण आए, तो ये स्टूडेंट्स ये भी छोटे छोटे राज्यों में ही बटे हुए थे। तो इसलिए कोई बड़ा भी मतलब कोई राज्य देखने को नहीं मिला। और इनके बाद जो विदेशी आक्रमणकारियों के बाद जो एक बड़ा साम्राज्य आया वो था गुप्त साम्राज्य। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको ही देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद जो एक गुप्त साम्राज्य था, जो इसका विस्तृत रूप देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, वो हमें चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी मतलब 4th शताब्दी से 6th मतलब छठी शताब्दी तक जो इसका विस्तृत रूप देखने को मिलता है। स्टूडेंट, जो इसका विस्तार का रूप था ना, वो मतलब कि 300 ईस्वी से लेके जो एक 550 मतलब कि 550 तक मतलब कि जो इसका जो एक विस्तार, जो इसका रूप हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि ना जो गुप्त साम्राज्य था ना, मतलब ये ना जो कुषाण थे, जो मतलब कि हमने विदेशी आक्रमणकारी थे जो बताई, कुषाणों के ये सामंत हुआ करते थे। तो ये मतलब कि ये सामंत जो कि बाद में राजा बन गए थे, तो इनके बारे में ये कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक स्टूडेंट्स इनकी जो जाति को लेकर भी ये कहा जाता है कि ये शूद्र जाति से संबंधित थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये मतलब कि वैष्णव धर्म से मतलब कि ये संबंधित थे। तो इसको लेके ना आज तक ये एक विवादपूर्ण है कि मतलब ये किस अधिकांश तो मतलब कि वैष्णव धर्म की मानते हैं, लेकिन वर्तमान तक इसको लेकर अभी तक ये एक मतभेदी ही है कि इनको जो कुछ इतिहासकार शूद्र जाति से संबंधित मानते थे और कुछ इतिहासकार इनको वैष्णव धर्म से संबंधित मानते थे। तो स्टूडेंट्स, जो कि जैसे कि इनका मैंने बताया कि विशाल साम्राज्य जो कि एक गुप्त मतलब इतना विशाल साम्राज्य इन्होंने भी बना लिया था मौर्यों के बाद। इन्होंने सबसे पहले मतलब कहां से किया था कि पूर्व में बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो अपनी शासन व्यवस्था स्टूडेंट्स इन्होंने शुरू की थी स्टार्टिंग से, और बाद में मतलब कि धीरे धीरे मतलब ये करते करते मतलब काफी विशाल साम्राज्य इन्होंने पूरे भारत में काफी विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो स्टूडेंट, जो इस विशाल साम्राज्य में जो जो शासक आए और जो जो उन्होंने कोई कार्य किए, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हम दूसरा जो हमारा पॉइंट है सत्रोत, उसमें देखते हैं कि जो जो मतलब कि राजा है उनके क्यों क्या कार्य किए या गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो एक जानकारी थी, तो इन्हीं स्त्रोतों से हमें प्राप्त होती है। तो इन्हीं स्त्रोतों से हमें जो जानकारी गुप्त साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, तो हम अभी उन्हीं को ही देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है साहित्य, इसमें जो पहला नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट देवी चंद्रगुप्तम, आगे लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, मतलब देवी चंद्रगुप्तम की कहानी से हमें जो गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। आगे मुद्रा राक्षस की कहानी से, कामसूत्र की कहानी से, कालिदास की रचना से आदि से स्टूडेंट्स हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है कि मतलब गुप्त साम्राज्य संबंधित जो राजा है उन्होंने क्या क्या कार्य किया है। तो ये काफी जो हमें जो स्त्रोत प्राप्त हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हुए हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, इन्हीं से ही हम जो मतलब कि इन राजाओं के बारे में और गुप्त साम्राज्य के बारे में जो हमें जानकारी मिली है, तो इसमें काफी इनका जो योगदान रहा है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कालिदास की रचना। तो इन साहित्यों से हमें काफी जानकारी प्राप्त हुई है। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो कि लेख, इन लेखों से भी हमें गुप्त साम्राज्य से संबंधित काफी जानकारी प्राप्त हुई है। तो स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, फिर है आगे है एरन अभिलेख, आगे एरन अभिलेख,
फिर उसके आगे है ताम्रपत्र और आगे है मुहरों पर लेख। स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं जैसे कि प्रयाग प्रशास्ति। तो प्रयाग प्रशास्ति जो कि हरिसेन की रचना है, तो इनसे जो कि प्रयाग प्रशास्ति, इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ये समुद्रगुप्त के जो हरिसेन थे ये समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। तो इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में, जो उनकी विजयों के बारे में और गुप्त से संबंधित जो एक जानकारी इससे काफी हमें प्राप्त होती है। उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, तो समुद्रगुप्त ने मतलब कि जो उनकी कलाओं के बारे में, तो इससे प्रयाग प्रशास्ति से हमें ये काफी जानकारी, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट जो आगे है एरन अभिलेख, जो कि एक भानुगुप्त की जो ये रचना है। तो ये भानुगुप्त ने एरन अभिलेख, जो कि इसमें 510 ईस्वी में स्टूडेंट्स इसमें सती प्रथा, मतलब कि सती जो कि एक 510 ईस्वी में सती के बारे में बताया। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है 510 ईस्वी में, मतलब कि इसने सती से रिलेटेड जो सती की कहानी के बारे में इसी एरन अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो औरत के सती होने से संबंधित एरन अभिलेख से। प्रयाग प्रशास्ति काफी महत्वपूर्ण जो कि है अभिलेख है, और ये भी जो एरन अभिलेख इसी से भी हमें जो भानुगुप्त ने जो मतलब कि सती से संबंधित इससे जानकारी प्राप्त होती है। और ये ताम्रपत्र और मोहरों पर लेख, इसी से भी हमें गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो हमें काफी जानकारी स्टूडेंट्स प्राप्त होती है। आगे है स्टूडेंट मुद्रा से हमें भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित काफी जानकारी प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स कैसे होती है वो आपको बता दूं, जैसे सिक्के, मान लीजिए स्टूडेंट्स इसी से भी हमें जो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी उससे से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो वो मतलब कि कहते हैं शुद्ध कैरेट, मतलब शुद्ध सोना भी का, शुद्ध कैरेट जो हम जो मतलब कि शुद्ध खरा सोना जिसको कह देते हैं, अगर आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो। अगर आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है तो उसमें सोने में हमें मिलावट करने लग जाते हैं, मतलब कि उसको सोना का गिरावट में जैसे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, कि जैसे हम खोट उसमें मिलाना शुरू कर देते हैं। तो उस सिक्कों से भी हमें उसे गुप्त साम्राज्य की जो आर्थिक जानकारी होती है वो काफी हमें पता चलती है। तो इसी से संबंधित जो एक लिखा हुआ है कि सिक्कों से हमें उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है कि उन्होंने कितने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। आगे स्टूडेंट्स कला के बारे में, कला से संबंधित क्या है स्टूडेंट्स कि सिक्कों से भी हमें कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या है स्टूडेंट्स की जो सिक्के थे ना, मतलब कि कुछ स्वर्ण मुद्राओं पे ना, जैसे कि समुद्रगुप्त की जो एक वीणा बजाते हुए की जो कि आकृति बनी हुई थी, तो सिक्कों से हमें जो मतलब कि जो उनका वीणा बजाते तो कला का भी पता चलता था कि जो गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो कला प्रेमी भी थे, जैसे कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं विदेशी व्यापार, मतलब विदेशी व्यापार से भी मतलब सिक्कों से हमें विदेशी व्यापार के भी मतलब संबंधित जानकारी प्राप्त होती है स्टूडेंट्स, कि मतलब कि जो ये सिक्के थे गुप्त साम्राज्य संबंधित जो विदेशों में मतलब कहां से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इससे भी पता चलता है कि उनका विदेशी व्यापार भी होता था और किन किन देशों के साथ होता था। तो इन्हीं सिक्कों से हमें गुप्त साम्राज्य की भी विदेशी व्यापार से संबंधित भी जानकारी स्टूडेंट्स प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यात्रा विवरण। तो यात्रा विवरण से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो जिसमें लिखा हुआ स्टूडेंट्स एक जो है फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित, जो यहाँ पे मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आए थे। तो ये जो फाहियान थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे, और इन्होंने भी जो अपनी एक रचना थी फोकी की, इसमें भी स्टूडेंट्स इन्होंने अपने जो गुप्त साम्राज्य की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति की मतलब इसमें कोई जानकारी इन्होंने दी है, और गुप्त साम्राज्य के बारे में इन्होंने अपनी जो रचना है उन्होंने फोकी में इन्होंने अपनी जानकारी दी है, मतलब गुप्त साम्राज्य से संबंधित। फाहियान जो एक चीनी यात्री थे। तो आगे स्टूडेंट्स ये ह्वेनसांग, ये भी स्टूडेंट्स ये हर्षवर्धन के जो मतलब ये हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित है। ये भी जो ह्वेनसांग थे इन्होंने हर्ष से संबंधित तो जानकारी दी ही दी है स्टूडेंट्स, लेकिन इन्होंने इसके अलावा गुप्त साम्राज्य से संबंधित भी जानकारी इन्होंने दी है। तो ह्वेनसांग जो कि ये भी एक चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, तो इन्होंने ये हर्षवर्धन से मतलब कि समकालीन थे, हर्षवर्धन के दरबार से ये संबंधित थे। तो ये स्टूडेंट्स ये यात्रा विवरण के संबंधित भी हमें जो गुप्त साम्राज्य संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं जो कि इनके हुए हैं प्रमुख शासक। प्रमुख शासक से बात करने से पहले हम स्टूडेंट्स इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किन किन चीजों से हमें जो गुप्त साम्राज्य संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो परीक्षा तो मैंने आपको बता ही दिया था, और शत्रुघ्न में जैसे कि स्टूडेंट देवीचंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कालिदास की रचना जो साहित्य प्राप्त हुए, इनसे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। लेख जो प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हरिसेन की रचना है, और ये जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त की रचना है।
तो आ गया ताम्रपत्र, मूरों पर लेख, इससे हमें जो कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और मुद्राओं से भी जो सिक्के कितने खरे थे कितने खोटे थे उससे भी हमें संबंधित जो आर्थिक स्थिति, कला से जो कि एक आकृति बनी होती थी, जैसे समुद्रगुप्त की मैंने बताई बीना बजाती हुए की। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार मतलब कहाँ जो इनका मुद्राएं मिली हैं उससे हमें पता चलता था कि इनका विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ था। यात्रा विवरण जो फाहियान थे, इन्होंने फौकिकी की रचना की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आए थे, और ये हर्षवर्धन के समय में तो ये जो ह्वेनसांग थे ये चीनी यात्री थे। और इन स्टूडेंट्स इन्होंने गुप्त साम्राज्य संबंधी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रमुख शासक। जो स्टूडेंट्स इनके जो प्रमुख शासक हुए हैं उनमें जो श्रीगुप्त, जो कि पहले नंबर जो आते हैं श्रीगुप्त, जिनको इनके संस्थापक के रूप में माना गया है। इनका जो समय काल है स्टूडेंट्स वो है 240 से 280, मतलब 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश के संस्थापक तो स्टूडेंट्स ये प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेख में इनके जो कि मतलब सबसे पहले जो इनके संस्थापक के रूप में इसमें बताया गया, जो कि मैंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में इनका वर्णन किया गया है कि यही जो सबसे पहले तो इनके संस्थापक के रूप में इन्हीं को ही माना गया है। हालांकि स्टूडेंट्स इनके समय काल को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो कहते हैं 275 से 280 है, तो इनके समय काल को लेकर थोड़ा सा मतलब कि मतभेद है। तो लेकिन जो हमारे पास जो एक्चुअली बुक्स में है तो वो 240 से 280, कुछ बुक्स में इनका 275 से भी रिलेटेड बताया गया है स्टूडेंट्स। और प्रयाग प्रशस्ति लेख में इनके संस्थापक के रूप में इनको माना गया है। इनसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, इतना ये संस्थापक के रूप में इनको माना गया है। आगे जो इनके पुत्र हैं घटोत्कच, उनके बारे में जो इनका समय काल है 280 से 390, मतलब कि 280 से 319 ईस्वी स्टूडेंट्स इनको बताया गया है। और इनके बारे में ये जो एक क्वेश्चन बनता है महाराज की उपाधि धारण की, तो स्टूडेंट्स इनसे भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इनसे भी ये पूछा कहा गया है, मतलब इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चन श्रीगुप्त और घटोत्कच से ज्यादा नहीं आते हैं। तो थर्ड है स्टूडेंट्स जो आए हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इनका स्टूडेंट समय काल है 319 से 335 ईस्वी। इनको स्टूडेंट्स वास्तविक संस्थापक, मतलब कि जो श्रीगुप्त थे उनको संस्थापक आ गया था, लेकिन जो एक वास्तविक संस्थापक मतलब कि जो एक्चुअली जो एक शासक की जो एक बागडोर अपने हाथ में अच्छी तरह से इनको चलाया था या संभाला था, तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक जिनको माना गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और जो संस्थापक बोला जाए तो श्रीगुप्त, तो इसको अपने स्टूडेंट्स याद रखना है, संस्थापक आ जाए तो श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक आ जाए तो वह चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनका समय काल 319 से 335 ईस्वी। तो गुप्त संवत चलाया था स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक शक संवत चलाया गया था जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो इसी से जो एक रिलेटेड है चंद्रगुप्त प्रथम ने, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था जो कि 319 ईस्वी में। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। इन्होंने स्टूडेंट्स महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में क्वेश्चन याद रख लेना है, इन्होंने घटोत्कच जी ने महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। तो ये भी स्टूडेंट्स आप ये याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। और स्टूडेंट्स इनसे जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए स्टूडेंट लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, इन्होंने लिच्छवी की जो एक राजकुमारी थी स्टूडेंट लिच्छवी की जो राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। तो जैसे कि जो एक परंपरा थी जो बिम्बिसार ने जो मतलब कि विवाह प्रथा जो एक विवाह प्रथा के द्वारा साम्राज्य विस्तार की शुरू की थी, उसी तरह से इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की जो एक राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह की जो एक प्रथा इन्होंने भी मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं इन तीनों को। श्रीगुप्त जिनका समय का 240 से 280 ईस्वी, गुप्त वंश के संस्थापक, प्रयाग प्रशस्ति लेख में इनका वर्णन दिया गया इनके संस्थापक होने का। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी, महाराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका 319 से 335 ईस्वी, वास्तविक संस्थापक ये थे। गुप्त संवत चलाया था इन्होंने 319 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि ली थी और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था साम्राज्य विस्तार के लिए। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं समुद्र गुप्त, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है इस गुप्त वंश से, मोस्ट इंपोर्टेंट समुद्र गुप्त, जिनका समय काल है स्टूडेंट 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। स्टूडेंट्स इनको काफी योग्य शासक माना गया है गुप्त वंश का, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया
मतलब इन्होंने अपने साम्राज्यों को स्ट्रॉन्ग बनाया, मतलब कि विशाल और सुदृढ़, मतलब स्ट्रॉन्ग भी बनाया था। तो समुद्र गुप्त को काफी मतलब कि इन्होंने अपना साम्राज्य का काफी विस्तार किया और इन्होंने स्ट्रॉन्ग भी बनाया, इसलिए इनको काफी महान राजा भी बोला जाता है गुप्त जो साम्राज्य का। तो स्टूडेंट इसके बारे में ये लिखा हुआ है, विल्सन स्मिथ ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो इन्होंने विल्सन स्मिथ ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा था कि इन्होंने एक तो साम्राज्य का विस्तार किया था और दूसरा इन्होंने काफी इसको दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग भी बनाया था, तो इसलिए इनको भारत का नेपोलियन की एक कहा गया था। विल्सन स्मिथ ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हरिश्चंद्र रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्र गुप्त के विजय का मतलब उल्लेख मिलता है, जो कि मैंने यहां भी बताया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो कि हरिश्चंद्र की रचना थी उसमें स्टूडेंट्स इन्होंने समुद्र गुप्त के विजयों का उल्लेख किया है। ये समुद्र गुप्त के जो एक दरबारी कवि थे, तो इन्होंने समुद्र गुप्त के विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दिया है। तो जो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आर्यवर्त के जो 9 राजाओं, मतलब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जो आर्यवर्त के जो 9 राजाओं, मतलब कि ये कह लीजिए कि उत्तर भारत के जो 9 राजाओं और दक्षिण भारत के जो स्टूडेंट्स जो कि 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। जो आर्यवर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इन्होंने समुद्र गुप्त ने पराजित किया था। तो ये भी आपने याद रख लेना है। अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख कौशांबी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया। स्टूडेंट्स ये क्या था कि पहले ना ये अशोक द्वारा ये निर्मित अभिलेख था जो कि एक कौशांबी में था, जिसको कि बाद में अकबर ने ये प्रयाग में स्थापित किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग जो ये प्रशस्ति अभिलेख था, जिसका जो कि कौशांबी में था ये अभिलेख, जिसको अकबर ने प्रयाग में, इसलिए ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि इसका पड़ेगा, जो कि अभी भी प्रयाग में ही है, तो इसलिए अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित कर दिया था, इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। इस स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल का वर्णन भी है। तो स्टूडेंट्स इसमें ना जो कि बाद में जो कि क्या कहा गया कि इस स्तंभ में ना अकबर जहांगीर और बीरबल का भी इस पर जो एक वर्णन किया गया था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन किया गया था। समुद्र गुप्त को स्टूडेंट्स कवि राज भी कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट क्या है कि समुद्र गुप्त जो कि एक कला प्रेमी भी थे, जो कि मैंने आपको बताया कि एक सिक्कों पर भी जो इनका वीणा बजाते हुए की मतलब जो आकृति बनी हुई है, तो इनको स्टूडेंट्स कवि राज भी कहा गया था। ये खुद भी लिखते थे, इसके लिए इनको कवि राज भी कहा गया था और कला प्रेमी भी थे। तो स्टूडेंट्स ये तो था समुद्र गुप्त से संबंधित, क्योंकि विल्सन स्मिथ में इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। 335 से 375 ये काफी प्रमुख शासक थे, विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, काफी स्ट्रॉन्ग किया इन्होंने अपने राज्य को और साम्राज्य को। हरिश्चंद्र जो रचित थे, जो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की, उन्होंने समुद्र गुप्त के विजय का इसमें लेख किया है। आर्यवर्त के 9 राजाओं, जो मतलब उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया, इसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका वर्णन है। अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख जो कि कौशांबी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का वर्णन है और समुद्र गुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने याद रखना समुद्र गुप्त से संबंधित। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका कि समय काल है स्टूडेंट 375 से 415। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि ली। स्टूडेंट्स जो कि शक आपने पढ़ाई, जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। तो इसी जो मतलब की खुशी में ना, जैसे कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी और चांदी के सिक्के चलाए, मतलब कि विक्रमादित्य की होती है कि एक महान उपाधि इन्होंने ली थी, मतलब कि शकों को पराजित करने के बाद, और इन्होंने ना स्टूडेंट्स एक चांदी के सिक्के चलाए। आपने स्टूडेंट्स ये तो सुना है कि जो कि गुप्त वंश के जो शासक थे गुप्त साम्राज्य के, उन्होंने सोने के काफी सिक्के चलाए थे, सबसे ज्यादा सिक्के जो कि मतलब कि गुप्त साम्राज्य ने चलाए थे। लेकिन इसी से संबंधित आपने ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी खुशी में मतलब कि इन्होंने चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। ये स्टूडेंट्स आपने जरूर याद रख लेना है। आगे हम स्टूडेंट्स बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। तो स्टूडेंट्स ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में 9 रत्न थे, इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि ना मतलब कि जो इनके धनवंतरी, जो इनके मंत्री हुए, जो इसमें ना जो इसे में 9 रत्न थे, जिसमें एक आप ये नाम ले लिए, बीरबल का भी नाम ले सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। स्टूडेंट्स क्या है कि इसकी ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो
दो राजधानियां थी जो इन्होंने बनाया था, एक था उज्जैन और एक पाटलिपुत्र। तो स्टूडेंट जो उज्जैन की जो राजधानी थी ना, उसमें स्टूडेंट्स ये जो कि 9 रत्न थे उज्जैन की राजधानी में, जो ये 9 रत्न थे उज्जैन की राजधानी में थे। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फाहियान जिन्होंने फौकिकी की रचना की है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आए थे और इन्होंने फौकिकी की रचना की थी। स्टूडेंट्स ये आपने याद रख लेना है। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं मेहरौली लौह स्तंभ, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है मेहरौली लौह स्तंभ। स्टूडेंट ये ऐसा स्तंभ था मेहरौली लौह स्तंभ जिसको कि जंग नहीं लगा था। तो ये मेहरौली लौह स्तंभ जिसको कोई जंग नहीं लगा था, इसके बारे में स्टूडेंट्स कुव्वत उल इस्लाम में मस्जिद, जो कुव्वत उल इस्लाम है मस्जिद में स्थित है। मतलब ये मेहरौली लौह स्तंभ है जो वर्तमान में भी ये कह लीजिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में ये स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ। तो ये तो था स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधी। इन्होंने छकों को पराजित किया, इस पर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दान की और चांदी के सिक्के चलाए। इनका समय काल था 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे जो कि उज्जैन की जो एक राजधानी थी उसमें थे। ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान की जो रचना थी वो थी फौकिकी की। तो स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखना, मेहरौली लौह स्तंभ जिसके मतलब कि कोई जंग नहीं लगा था मेहरौली लौह स्तंभ को, वो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, इनका समय काल है स्टूडेंट्स 415 से लेके 455 ईस्वी। स्टूडेंट्स ये क्या था कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय हुआ। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो एक संबंध है जो एक्चुअली बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब स्टूडेंट्स आपको ये ना बौद्ध धर्म या कोई अन्य धर्म को भी मतलब ये ना ये नहीं कि उनकी ये नहीं मानते या उनको सपोर्ट नहीं करते। ये नहीं कि ये अगर ये वैष्णव धर्म से है तो मतलब ये अन्य धर्म को मतलब कि ये नहीं मानते। इन्होंने अन्य धर्म को भी ये सम्मान करते थे। तो इसलिए जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो कुमारगुप्त ने कराया, जो कि एक्चुअली बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय हुआ। तो ये आपने स्टूडेंट्स ये याद रख लेना है। हुनों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ। जो हुना का जो एक आक्रमण हुआ था वो कुमारगुप्त के समय हुआ था, जिसे पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त, जो कि इसने अपने जो एक पुत्र था तो उसके स्कंदगुप्त को भेजा। कुमारगुप्त ने जिसे पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा था। हुआ आक्रमण जो प्रथम कुमारगुप्त के समय था, लेकिन इसको दबाने के लिए मतलब इनको पराजित करने के लिए उन्होंने स्कंदगुप्त को भेजा था। तो कुमारगुप्त से भी आपने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मतलब 415 से 455 का इनका समय है। नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त जो निर्माण कुमारगुप्त के समय हुआ। उन्हों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ, लेकिन जिसको पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया। तो आगे स्टूडेंट जो कुमारगुप्त के बाद आते हैं वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो एक समय है वो है 455 ईस्वी से 467, जो कि 467 ईस्वी का जो समय है। 455 से 467 ईस्वी का जो इनका समय है। इनके बारे में क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने हुनों को पराजित किया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने हुनों को पराजित किया था। स्टूडेंट्स इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। यह क्या था स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सुदर्शन झील था जो कि मौर्यों के समय में जो एक निर्माण हुआ, तो उसके बाद जो कि इनका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो रुद्रदामन ने करवाया था। लेकिन जो उसके बाद भी जो इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो इनका पुनरुद्धार जो जिसने करवाया था वो थे स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। तो ये तो थे स्टूडेंट्स गुप्त साम्राज्य से जो कि हमारे संबंधित, जिनके बारे में हमने पहले इनका परिचय पढ़ा, फिर शतरोत पढ़े, इनके फर्स्ट शासक श्री गुप्त, फिर घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमारगुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए। तो इनसे रिलेटेड जो कि हमें क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बने थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी जो एक शासक आए थे स्टूडेंट जो भानुगुप्त, जिन्होंने 510 ईस्वी में एरन अभिलेख, जिसमें उन्होंने सती के में सती प्रथा मतलब कि सती के बारे में बताया, जो कि स्त्री जो सती हुई थी इसके बारे में स्टूडेंट्स इन्होंने एरन अभिलेख में बताया था, जिसके में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये भानुगुप्त ने जो शासक हुए थे उन्होंने 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में सती से संबंधित बताया था। तो उसके बाद जो इनके अंतिम शासक हुए थे स्टूडेंट्स वो थे विष्णुगुप्त, जो कि इनके अंतिम शासक हुए थे और 550 ईस्वी में जिनकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा गुप्त साम्राज्य जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, तो इससे संबंधित जो कि मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जरूर इससे संबंधित आपने
बुक्स में देखना जरूर है, क्योंकि इससे आपका स्टूडेंट्स कोई भी फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जरूर देखने हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी गुप्त साम्राज्य से आएगी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था, जो इनकी कला, इसके प्रशासन, जो इनको स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, जो कि हम इनसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।